सबसे पहले भारतीय नववर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे खुशी है और मैं आप सबको संवत 2082 के शुभारंभ और चैती छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साधारणतया इस वक्त जब 1:45 बजे हैं और गर्मी अप्रैल के पहले सप्ताह में होती थी उससे कहीं ज़्यादा है, इतनी देर तक बिजली गायब है और आप सब बैठे हुए हैं, ये आपके अंदर जो एक निश्चय और संकल्प की स्थिति है उसको दर्शाता है। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, वरना साधारणतया लोग इतनी देर में उठ के चले जाते, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और ये मैंने इसलिए कहा कि ये नववर्ष मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और बार बार एक बात कही गई कि पेड़ पौधों पर भी नई पत्तियां हैं। तो ये बधाई भी है, उत्सव भी है, खुशी भी है और उसके साथ ये अवसर भी है कि इस मौके पे अपने नवीनीकरण की ज़रूरत है और अपने कुछ संकल्प करने की ज़रूरत है। भारत के लिए कहा भी गया है, नित नूतन चित पुरातन। हमारी संस्कृति पुरान संस्कृति है, लेकिन पुरान का मतलब विरुद्ध नहीं है। विरुद्धता के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ कमजोरियां आती हैं। लेकिन जैसे गंगा नदी है, उसमें गंदगी डाली जाती है। मैं एक ज़माने में कानपुर से प्रतिनिधि था, पैदा भी गंगा के किनारे ही गांव में हुआ हूँ, लेकिन जब कानपुर का प्रतिनिधि था तो मैं संसद में गंगा पर बैराज बनाने के लिए जब तक मंत्री नहीं हुआ तो बार बार उसकी मांग करने के लिए खड़ा होता था। और तब मैंने ये अध्ययन किया था कि गंगा के पानी में ये खूबी है कि गंदगी भी जब आती है तो कुछ मील चलने के बाद वो स्वयं उसका शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया है। इसी तरह भारतीय संस्कृति के लिए भी कहा गया है, क्योंकि इस संस्कृति में अपने नवीनीकरण करने की अद्भुत क्षमता है। हम अपनी नई नस्लों के द्वारा, और चूंकि इस संस्कृति में ये ज्ञान की संस्कृति है और हम इसके साथ जो कर्म की कल्पना है उसको भी मानते हैं। हम अभी किसी ने कहा था यहाँ, जो बिल्कुल सही है, हम पतन के काल से भी गुजरे। मैं बहुत उसके लिए लंबे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन पतन के काल से गुजरे जहाँ हम खुद अपनी किस्मत के मालिक नहीं थे। उसमें बहुत सी विस्मृतियां भी हुई, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भारत फिर से चैतन्य है। और अगर भारत फिर से चैतन्य है और हमारे अंदर क्षमता है, ताकत है, तो फिर हमें ये संकल्प करना होगा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। आजादी के 100 साल जब पूरे हों तो शताब्दियों की गुलामी के दाग मिट जाए। उसके लिए
मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई तो मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि सबसे पहली चीज है कि भारत की ज्ञान संस्कृति को दोबारा से पुनर्स्थापित करना। ज्ञान हमारे अंदर होगा तो फिर हम समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। टुकड़ों में, अंदर से टुकड़ों में बटा हुआ समाज ना विकास कर सकता है, ना प्रगति कर सकता है, ना ख्याति प्राप्त कर सकता है। आप बिहार का ही देख लीजिए। बिहार के बाहर जो बिहारी हैं उनकी हर कोई स्वीकार करता है। बंबई जैसा बड़ा शहर, दिल्ली राजधानी, बिहारी निकल आए तो ठप हो जाएंगे दोनों। तो मैं कई दफा कहता हूं कि ये इतनी कामयाबी क्यों है। ये हमारे बच्चे यहां से निकल के जाते हैं, दूसरे किसी भी राज्य के मुकाबले में केंद्रीय परीक्षाओं में नंबर 1 पर रहते हैं। अभी मैं बच्चों से मिला, उनमें कोई बिहार की किसी यूनिवर्सिटी का नहीं था। जो बिहार के बच्चे थे वो सब बाहर की यूनिवर्सिटी से थे। और अब ये बिहार काडर में जो आए हैं, मैं तो उनसे मिला, और जगह कितने गए हैं वो अलग बात। तो ये कामयाबी क्यों? इसलिए कि बिहार के बाहर वो सिर्फ और सिर्फ बिहारी हैं। बिहार के अंदर, मुझे माफ करिएगा, अभी तो मुझे 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन ढूंढे से बिहारी नहीं मिलता। यहां पे हमारी पहचान कुछ और है, हर एक की पहचान अलग है। वो पहचान और हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति हमारी क्या पहचान बताती है। भारत में इस सनातन संस्कृति का व्याख्याता आदि शंकर से बड़ा तो कोई और नाम नहीं। दूसरे भी जो हैं वो सब आदि शंकर की व्याख्या को स्वीकार करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। वो बहुत कम उम्री में केरला से निकले, माँ की ने बड़ी मुश्किल से उनको इजाज़त दी, गुरु को ढूंढते हुए निकले। और जब नर्मदा के किनारे पहुंचे तो इत्तेफाक से उन्हें गुरु ही मिल गए। ये नहीं पता ये कौन है। तो वो छोटा बच्चा उन महाराज से पूछता है नाम लेके कि वो कहाँ मिलेंगे मुझे। तो उन्हें बच्चे को देख के थोड़ा आश्चर्य हुआ और उनका, पहले ये बताओ तुम कौन हो। तो कहते हैं यही ढूंढने के लिए तो गुरु के पास जा रहा हूं कि मैं कौन हूं। मेरी निश्चित तौर पे ये पहचान है कि मैं किन माँ बाप के घर पैदा हुआ हूं, निश्चित तौर पे है ये पहचान। लेकिन ज्ञान का मतलब है मानस का विस्तार। अगर मेरी वफादारी सीमित बनी रहे अपने परिवार के लिए, अपने कुनबे के लिए, अपने गांव के लिए, और उसका विस्तार न हो, और वो विस्तार बढ़ते बढ़ते भारतीय संस्कृति के मुताबिक संपूर्ण जगत, सब जीव, तो फिर मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमारी है ज्ञान की संस्कृति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुना मोहम एवं यास्यसि पांडवा। येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि।
जब तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो फिर तुम कभी मोह का शिकार नहीं बनोगे। और मोह का शिकार नहीं बनोगे उसका क्या मतलब है कि तुम हर किसी को सबसे पहले अपने में देखोगे, आत्मनि, ये मेरा विस्तार है। और उसके बाद देखोगे अथोमयी, और उसके बाद मुझ में देखोगे। क्या मतलब? ये भी जिस तरह तुम मेरे पैदा किए हुए हो, ये भी मेरा पैदा किया हुआ है। माँ बाप अपनी औलाद में कोई फर्क कर सकते हैं क्या? भाई लड़ सकते हैं आपस में, चोट किसी के लगे, मां को बराबर पीड़ा होगी। ये भारतीय ज्ञान संस्कृति हमें बताती है कि हमारी वफादारी, हमारा प्यार, इसने सब कुछ हमें ज्ञान, तपा स्वाध्याय निरितम, हमेशा एक दिन भी अपना, एक घंटा भी, एक मिनट, हर समय कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम सीखेंगे तो जितना सीखते जाएंगे उतना ही अपने अज्ञानता का भी आभास होता जाएगा और साथ साथ हमारे मानस का विस्तार होता जाएगा। और इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, हम तो बताते हैं कि हम किस परिवार में पैदा हुए हैं उससे हमारी पहचान है, हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं उससे हमारी पहचान है, हम इस जाति में पैदा हुए हैं उससे हमारी पहचान है। शंकराचार्य ने से तो जब उनके गुरु ने पूछा तुम हो कौन, तो कहा मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न चा श्रोत्र जीवे, न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवो हम। मैं सचेत आत्मा हूं, चिदानंद आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं। अरे माँ बाप से तो शरीर ही तो पैदा हुआ है। भारतीय संस्कृति बता रही है कि वो मेरी वास्तविक पहचान नहीं है। मेरी वास्तविक पहचान है मैं आत्मा हूं, जो ना जन्म लेती है ना मरती है, ना उस पानी उसे भिगो सकता है, ना आग उसे जला सकती है, न जायते मिरियते व कदाचित, नायम भूतवा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। मेरे लिए कोई दूसरा तो है ही नहीं। मैं भारतीय संस्कृति में मेरी आस्था है और उसमें मेरी आस्था है। तो इंसान तो छोड़िए, ये मैं तो आत्मा इस पेड़ के अंदर भी देखता हूं, जानवर के अंदर भी देखता हूं, चिड़िया के अंदर भी देखता हूं, कीड़े मकोड़े के अंदर भी देखता हूं। मेरा जो करुणा का भाव है, अनुकंपा का भाव है, वो सीमित नहीं हो सकता। ये मेरी पहचान है। अगर मैं भारतीय संस्कृति में मेरी आस्था है। राम का नाम लिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पे भी, इस तौर पे भी कि आज के दिन केवल धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं बल्कि उनका भी राज्याभिषेक हुआ था। आज का दिन अगर ये जगत की उत्पत्ति का दिन है तो ये उनके राज्याभिषेक का भी दिन है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये ख़ास तौर से, लेकिन हम सब के लिए, हम जिसे कहना चाहिए पब्लिक सर्विस, जन सेवा के इलेक्शन काय के लिए लड़ना है भाई? पैसा कमाने के तो और भी बहुत तरीके हैं, और बहुत पैसा कमाया है जिन्होंने, वो राजनीति, जरूरी नहीं है कि राजनीति में है, राजनीति क्या है और उसे हमें कैसे देखना चाहिए। भगवान राम का नाम बार बार लिया गया है, मैं उन्होंने जो कहा है वो आपको बताता हूँ, और ये हम सब के लिए है, लेकिन ख़ास तौर से हम मंच पे बैठने वालों के लिए। स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकी मभी, आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जिनसे मुझे स्नेह है, जिनसे मुझे प्यार है, जिनके ऊपर जो मेरी दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं, जो मेरे लिए सुख का साधन हैं, और हद ये है कि प्राणों से प्रिय जानकी भी। आराधनाए लोकस्य,
जिनकी सेवा का मैंने प्रण लिया है, अगर उनके लिए मुझे इन सब को छोड़ना पड़े तो मैं एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होऊंगा। और क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? जन लोक सेवा नहीं कह रहे, आराधनाए लोकस्य, सेवा का काम ही पूजा का काम है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। देहो, इस देह में, ये देह परमात्मा का मंदिर है। तो हम उससे प्रेरणा ले सकें, आज के दिन ये संकल्प कर सकें कि हमें, आदमी का कहीं से तो शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत है हमारे परिवार से, हमारे गांव से, हमारे ज़िले से, हमारे प्रदेश से, हमारे देश से, लेकिन आखिर में आके भारत को तो पूरी मानवता की चिंता करनी ही है। और यही कारण है, जैसा इंद्र जी कह रहे थे, कि जब हम दुनिया में बहुत ही शक्तिशाली थे तो भी ना हमने कभी किसी को ललचाई नज़रों से देखा, ना आज की तारीख में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया हमें इस तरह, वो ये अलग बात है कि वो चाहते हैं हमारे अलावा किसी के पास आणविक शक्ति ना हो, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ये आरोप कभी नहीं लगाया है कि आणविक शक्ति आने के बाद भारत गैर जिम्मेदारी से व्यवहार कर सकता है। ये हमारे बारे में किसी की दुनिया की शिकायत नहीं है। हम ये संकल्प लें और अपने गांव, अपने ज़िले, अपने प्रदेश और भारत को 2047 तक दुनिया के अग्रणी देशों में लाने के लिए हर संभव प्रयास और योगदान करें, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।